रूस का एक राज्य है तातरस्तान और उसकी राजधानी है कजान। इसी कजान शहर में ब्रिक्स की शिखर बैठक हो रही है। शिखर बैठक का मतलब ये है कि जो शासनाध्यक्ष होते हैं वो बैठ करके चर्चा करते हैं। कजान वोल्गा नदी और कजाका नदी, इन दो नदियों के संगम पर बसा शहर है और इसका जो कुल रकबा है यानी कि क्षेत्रफल है वो 425 वर्ग किलोमीटर है। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं तो यूं समझिए कि दिल्ली शहर का 1/3, दिल्ली जो शहरी इलाका है उसका क्षेत्रफल है 1111 वर्ग किलोमीटर के आसपास और कजान में 13 लाख लोग रहते हैं। तस्वीरें आपके सामने मैं लेकर के आना चाहता हूं कजान शहर की, ताकि आपको देख करके ये जो नक्शा है इस नक्शे पर आपको कजान दिख रहा है। अब मैं तस्वीरें लेकर के आना चाहता हूं कजान शहर की तस्वीरें, जिसके जरिए आपको कजान शहर दिखाई पड़ेगा। तो ये तातरस्तान जो प्रांत है, जिससे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, वैसे ही रूस का एक प्रांत है तातरस्तान। और हर साल करीब 32 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन यहाँ होता है और इसी के चलते यहाँ मजबूत पेट्रोकेमिकल उद्योग हैं। कजान में ब्रिक्स की बैठक में इस बार 10 देश हिस्सा ले रहे हैं जो ब्रिक्स के मेंबरान हैं। इसके बाहर भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। कुल मिलाकर 40 देशों की नुमाइंदगी है, लेकिन इसमें 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ब्रिक्स BRICS यानी ब्राजील, R रूस, I इंडिया, C चाइना और S साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स के 5 जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं इनमें 5 और नए देश शामिल हुए पिछले साल और वो 5 देश हैं UAE, मिस्र, इथोपिया, ईरान और सऊदी अरब। तो कुल मिलाकर के अब देखेंगे तो आप ये 10 देश हो गए। वैसे पिछले साल अर्जेंटीना को भी शामिल किया गया था, लेकिन अर्जेंटीना में जब राष्ट्रपति चुनाव हुए तो वहाँ के जो चुने हुए राष्ट्रपति थे उन्होंने अर्जेंटीना की जो सदस्यता थी उसको वापस ले लिया। तो आज की तारीख में आप मान के चलते हैं कि 5 फाउंडिंग मेंबर्स और 5 नए मेंबर्स, कुल मिलाकर के 10 हैं और ये 5 जो दाईं तरफ हैं ये 5 पहली बार ब्रिक्स शिखर बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जैसे ब्राज़ील, तो ब्राज़ील जो मेंबर है उसके लूला दा सिल्वा जो राष्ट्रपति हैं वो गिर गए हैं, तो उनको चोट आई है गर्दन में, सिर में, इसलिए वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं। डॉक्टरों ने उनको हिलने डुलने से मना किया है। कजान में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनका रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दोनों गले मिले, तस्वीरें आपके सामने हैं और दोनों की बॉडी लैंग्वेज उत्साह और भरोसे से भरे रिश्ते की गवाही दे रही थी। पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत यानी कि दोनों देशों के आपसी संबंधों को लेकर के आपसी मुद्दों पर होने वाली बातचीत हुई। और मजेदार बात आपको बताता हूं कि जब बैठक शुरू हुई तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनुवादक की क्या ज़रूरत है। वो रशियन बोलते हैं, मोदी जी हिंदी बोलते हैं, तो दोनों के पास वो ट्रांसलेटर बैठे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अनुवादक क्या ज़रूरत है, दुभाषा चाहिए नहीं, क्योंकि हम दोनों के संबंध तो इतने पुराने हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी को मुझे समझने में किसी अनुवादक की ज़रूरत है। इसके बाद पूरा माहौल ठहाकों से भर गया। अब उस माहौल को आप देखिए। Our relations are so tight that I thought that you would understand me without translation. इसके बाद जब दोनों नेताओं की बातचीत शुरू हुई तो प्रधानमंत्री ने पुतिन की मेज़बानी की भरपूर तारीफ की और कजान के साथ भारत के संबंधों का खासा जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है।
से पिछले एक वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। बुधवार को समिट बैठक होगी, शिखर बैठक, यानी कि सभी राष्ट्राध्यक्ष बैठ करके बात करेंगे और क्लोज प्लेनरी पहले हाफ में है, यानी कि बंद कमरे के भीतर शिखर बैठक होगी और ओपन प्लेनरी सेकेंड हाफ में है, यानी खुली बैठक दूसरे हिस्से में होगी। यह जो बातचीत रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच हुई, इसमें पुतिन ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी नजदीकियों और भारत के साथ रूस के गहरे रिश्तों का जिक्र कर दुनिया में अपनी तरफ से एक साफ मैसेज भेजा। एक ऐतिहासिक बहुत दिलचस्प शहर है जो वोल्गा नदी के किनारे पर स्थित है। मुझे याद है कि हमारे जुलाई की मुलाकात की याद है जब हमारे बहुत अच्छे चर्चा हुई बहुत विषयों पर। इसके बीच हम टेलीफोन पर कई बार हमने बात की। कज़ान आने का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो दोनों देशों के बेहद पुराने, भरोसेमंद और मजबूत रिश्तों की अहमियत नरेंद्र मोदी समझते हैं और उसी नाते वे पुतिन के साथ अपने संबंधों को समय के साथ साथ प्रगाढ़ करते रहे हैं। इस मौके पर मोदी को भारत की नीति का भी बाकायदा ख्याल था। दुनिया को लेकर के हिंदुस्तान की अपनी जिम्मेदारी है और दुनिया के सामने आज की तारीख में जो सबसे बड़ा संकट है वो रूस यूक्रेन युद्ध है और इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन जंग पर भारत के स्टैंड को फिर से दोहराया। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने 3 बड़ी बातें कही। पहली ये कि हर समस्या का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से हो सकता है, होना चाहिए। दूसरी बात ये कि भारत का हर प्रयास मानवता के समर्थन में है और तीसरी बात ये कि हम जल्द से जल्द शांति चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की खूबी ये है कि वो इस तरह के बड़े मसलों पर व्लादिमीर पुतिन के सामने अपनी बात रखते हैं और खुले तौर पर रखते हैं। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जब जुलाई में 4 महीने पहले रूस गए थे, तब भी उन्होंने पुतिन को सलाह दी थी कि बम, बंदूकों और गोलियों से शांति संभव नहीं है। मैं आपको वह बयान भी सुनाना चाहता हूं ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो कि नरेंद्र मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जो व्लादिमीर पुतिन के बहुत विश्वस्त, भरोसेमंद दोस्त होने के बाद भी युद्ध के मामले पर उनको खरी खरी सुनाते हैं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। रूस की इस यात्रा जो अभी नरेंद्र मोदी की है और जो जुलाई में वो गए थे, उस यात्रा के बाद आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन का भी दौरा किया था और वहां ज़ेलेंस्की से कहा था कि मैंने पुतिन से आंख में आंख मिलाकर यह बात कही कि यह समय जंग का नहीं है। नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं और ज़ेलेंस्की से भी मिलते हैं। ज़ेलेंस्की इस बात की उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी के जरिए कहीं भी कोई सुलह और समाधान का रास्ता दिखाई पड़े
और पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी हर बार की बैठक में इस बात पर जोर डालते हैं कि युद्ध जो है वो कोई भी विकल्प नहीं है, बातचीत के जरिए शांति का रास्ता निकाला जाना चाहिए। और पुतिन की ये जिम्मेदारी बनती है बहुत बड़े नेता और बहुत बड़े देश के राष्ट्रपति के नाते कि वो युद्ध में शांति का रास्ता अख्तियार करें और अमन चैन दुनिया में लौटे। यह बात इकलौते नरेंद्र मोदी के जरिए ही साफ होती है। दुनिया में दूसरा कोई नेता नहीं है। या तो एक धड़ा उधर का है जो पश्चिमी देशों का है, जिसमें अमेरिका आता है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, और दूसरा धड़ा जो है वो चीन, रूस, ईरान, टर्की जैसे देशों का। हालांकि टर्की जो है वो आप ब्रिक्स के तौर पे भी मान सकते हैं क्योंकि वो नेटो का भी मेंबर है और चीन और रूस के साथ उसके रिश्ते भी बेहतर हैं। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो संतुलित है, अपने संबंधों में भारतीय हित को लेकर के चलता है, राजनयिक संबंध दुनिया के हित के लिहाज से और भारत के नागरिकों की बेहतरी के लिहाज से वो तय करता है और अपने दोस्तों के साथ बराबरी का बर्ताव करता है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के साथ दुनिया एक उम्मीद बांध करके चलती है कि नरेंद्र मोदी यानी कि भारत, और भारत की जो इमेज चमकी है, मजबूत हुई है दुनिया में, एक संतुलित और भरोसे का देश हिंदुस्तान है। वो जो कहता है वो करता है, इस बात पर भरोसा किया जा सकता है। इस लिहाज से नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी कह पाने की गुंजाइश बन जाती है और वो इसीलिए कहते हैं। ब्रिक्स शिखर बैठक में एक और मामला आएगा, वो नई करेंसी का आएगा। जो ब्रिक्स के मेंबर देश हैं वो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि नई करेंसी ब्रिक्स की अपनी शुरू की जाए। दुनिया के सामने दो बड़ी करेंसी हैं इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसके लिए, एक डॉलर और दूसरा यूरो। लेकिन 90% जो कारोबार दुनिया का है वो अमेरिकी डॉलर में होता है। अगर आप क्रूड ऑयल की खरीद के लिए आते हैं, जो तेल की खरीद होती है, उसका जो व्यापार होता है 100%, 100% अमेरिकी डॉलर में व्यापार होता है। यहाँ रूस और भारत दोनों चाहते हैं, बल्कि चीन भी उसमें शामिल है, क्योंकि चीन भी अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था है उसके मुकाबले में एक मजबूत एसोसिएशन चाहता है ताकि एक करेंसी ब्रिक्स की बनाई जाए, तैयार की जाए। अब अगर ये करेंसी आती है तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगेगा। जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका की जो सालाना आमदनी है उसमें बहुत कमी आएगी अगर करेंसी ब्रिक्स देशों की बदल जाती है। क्योंकि ब्रिक्स कौन से देश हैं? इन लोगों 45% दुनिया की जो आबादी है वो आबादी इन मेंबर कंट्रीज की है और 47% जो क्रूड ऑयल है वो ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज के पास है। 47% क्रूड ऑयल रिजर्व इन देशों के पास है और आबादी दुनिया की लगभग आधी 45% के आसपास वो ब्रिक्स देशों के पास है और 28% जो आर्थिक उत्पादन है वो भी ब्रिक्स देशों के पास है। यानी कि यह जो प्लेटफॉर्म है ब्रिक्स का वो बहुत मजबूत है और हमेशा इसको बनाने के पीछे मंशा रही और कोशिश ये रही है कि जो पश्चिमी देशों का मोर्चा है, चाहे वो नेटो का है चाहे G7 का है, उस मोर्चे के मुकाबले में जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं, ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है? वैसे देश जो विकासशील हैं या अर्धविकसित हैं या अल्प विकसित हैं, पिछड़े हुए देश हैं। तो दुनिया के उन तमाम पिछड़े देशों या विकासशील देशों की जो आवाज़ है उनका मंच बन जाए ब्रिक्स, और इसकी कोशिश लगातार होती रही है। तो SCO और ब्रिक्स ये दोनों दो तरह के मंच हैं और इन दोनों मंचों के ज़रिए जो ग्लोबल साउथ है, चीन, रूस, हिंदुस्तान जैसे देश, ये लगातार कोशिश करते हैं कि जो पश्चिमी देश हैं उनके मुकाबले में एक मजबूत धुरी तैयार की जाए। और कजान शिखर बैठक में दुनिया भर के, मैंने पहले भी कहा कि लगभग 40 बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं, ये जो 10 मेंबरान हैं इसके अलावा। और ब्रिक्स का यह सम्मेलन ऐसे समय पर होने जा रहा है जब दुनिया में अस्थिरता का माहौल है। इजराइल गाज़ा पट्टी पर हमला किए हुए है, इजराइल लेबनान के भीतर घुसा हुआ है, इजराइल का सीरिया पर हमला है, सीरिया, लेबनान और गाज़ा पट्टी से इजराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं और उधर रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। तो ये अस्थिरता का माहौल जो है, इससे सप्लाई चेन भी दुनिया का बिगड़ा हुआ है, संघर्ष और संकट बढ़ रहे हैं। इससे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम जो है उसमें बदलाव आ रहा है और हिंदुस्तान की कोशिश ये है कि विस्तार अगर हो ब्रिक्स का तो पाकिस्तान उससे दूर रहे।
पाकिस्तान को ब्रिक्स में लाने की कोशिश चीन ने की, लेकिन हिंदुस्तान के विरोध के चलते पाकिस्तान मेंबर कंट्री नहीं हो सका है। लेकिन जो देश मेंबर होने के लिए अप्लाई किए हुए हैं उसमें पाकिस्तान है ज़रूर। अब ब्रिक्स को लेकर के दुनिया में जो स्थितियाँ बन सकती हैं, वो ग्लोबल साउथ के लिए कितना बड़ा मोर्चा हो सकता है, इससे हिंदुस्तान को क्या फ़ायदा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ महेश सचदेव जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बहुत बड़े जानकार। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साधारण तौर पर हिंदुस्तान के आम आदमी की समझ के लिए ब्रिक्स का जो मंच है ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इससे भारत को कितना फ़ायदा हो सकता है? धन्यवाद। ये सवाल बहुत जायज़ सवाल है और आधारभूत सवाल है। इसका जवाब देने के लिए इतना कहना काफ़ी होगा कि ब्रिक्स का इस समय तकरीबन दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। भारत और चीन को मिला करके बड़े बड़े दो आबादी वाले गढ़ हैं। उसी तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी ब्रिक्स की बड़ी पहुंच है। और तीसरी तरफ अगर आप देखें तो जैसा प्रेसिडेंट पुतिन ने 2 दिन पहले कहा कि अगले कुछ दशकों में विश्व की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र ब्रिक्स के देश ही रहेंगे, क्योंकि पाश्चात्य देशों में इस समय बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था में नहीं हो रही है, ठहराव आया हुआ है। और ब्रिक्स के देशों में प्रगति हो रही है और बढ़ रही हैं अर्थव्यवस्थाएं। तो इससे उनकी तरफ निगाह जाना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जहाँ तक निवेश का सवाल है, जहाँ तक इनोवेशन का सवाल है, ब्रिक्स के देशों से काफ़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। और इस तरह कहना चाहें तो भारत का इस वर्ग के साथ रहना जो भारत के हित में तो है ही, ये ब्रिक्स के अपने हित में भी है, क्योंकि ये इसको ध्रुवीकरण से बचाता है। अगर भारत वहाँ ना हो, ब्राज़ील वहाँ पर ना हो, तो चीन और रूस जो हैं वो सामंतवादी ताकतें या कम्युनिस्ट कंट्रीज, एक्स फॉर्मर कम्युनिस्ट कंट्रीज कह लें, उस तरह के देश जो हैं वो G7 के देशों के विपरीत जाएंगे। लेकिन भारत जो कि ब्रिक्स का सदस्य है और G7 में भी अक्सर जाता है और आमंत्रित होता है, उससे दोनों तरफ के बीच का एक धुरी या एक पुल का काम लिया जाता है। भारत की तरफ से अगर देखें तो भारत के जो सबसे बड़े व्यापार करने वाले देश जो हैं उनमें चीन सबसे बड़ा आता है, चाहे उसके साथ हमारा विरोधाभास है और अन्य सीमा पर या और जगह पर, और रूस उसके बाद चौथे नंबर का सबसे बड़ा भारत का भागीदार है व्यापार में। इसी तरह से हथियारों के लिए रूस पर हमारी गहरी निर्भरता है। जी निर्भरता है। और कहें तो तेल के क्षेत्र में भी यूक्रेन की लड़ाई के बाद से रूस ने सहायता वाले दामों पर यानी रियायत दे करके अपना तेल का मार्केट महेश जी, बस 2 मिनट के मैं आपको रोक रहा हूं, मैं अपने दर्शकों को समझाऊं। महेश जी जो कह रहे हैं, हिंदुस्तान आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है, यानी कि लड़ाई का जो साजो सामान है उसका सबसे बड़ा आयातक देश है, और हम जितना आयात करते हैं उसके 45% रूस से करते हैं। कभी वो 50% से ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में अमेरिका और फ्रांस, इन दोनों देशों से भी हम डिफेंस जो इक्विपमेंट्स हैं उनको इंपोर्ट करते हैं। अब भी रूस की जो हिस्सेदारी है वो 45% के आसपास है, और रूस से हम तेल भी आयात करते हैं। रूस ने हमें रियायती दाम पर तेल देना शुरू किया जब से यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसके ऊपर पश्चिमी देशों ने पाबंदियां ला दी। तो अपने पैसे के लिए, अपनी आमदनी के लिए, अपने रेवेन्यू के लिए रूस ने अपने दोस्ताना देशों के साथ कारोबार बढ़ाया। हिंदुस्तान को उसने तेल इंपोर्ट ज़्यादा किया और हिंदुस्तान ने कम दाम पर ज़्यादा तेल खरीद करके रूस को पैसे दिए ताकि उसकी जो आर्थिक स्थिति है
वो लड़खड़ाए नहीं। तो यह एक ऐसा संबंध है जो हिंदुस्तान रूस के साथ बनाए हुए है, भरोसे का पुराना संबंध है। लेकिन नरेंद्र मोदी उसके बावजूद पुतिन को ये कहते हैं कि ये वक्त जो है युद्ध का नहीं है और शांति का रास्ता ही ज़रूरी है दुनिया के लिए, और वो बातचीत के ज़रिए ही आ सकती है। मैं महज से जानना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे नेता मुझे दिख रहे हैं जो पुतिन के सामने इतनी साफ गोई से युद्ध को लेकर के बात करते हैं। वो यूक्रेन भी जाते हैं, वो रूस भी जाते हैं और पुतिन से बार बार कहते हैं कि आप बातचीत के जरिए शांति का रास्ता निकालिए। यह बात मोटे तौर पर कोई भी राजनेता नहीं कह पाया है। कोशिश जरूर हुई है ब्राज़ील और टर्की की तरफ से, लेकिन इतना खुल करके कहने की स्थिति नरेंद्र मोदी की ही बनी है। कारण क्या देखते हैं आप? कई कारण आते हैं। एक तो ये कि जैसी भारत की रूस पर निर्भरता है, उसी तरह से रूस की भी भारत पर निर्भरता है। भारत रूस का सबसे बड़ा तेल का आयातक है। तो अगर भारत किसी और तरफ चला जाएगा तो रूस को जो तकरीबन $60 बिलियन साल के मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। इसी तरह से हथियारों का जो निर्यात रूस करता है उसमें तकरीबन आधे हथियार भारत को आते हैं। तो ये भी एक बड़ी निर्भरता रूस के लिए है। और फिर संबंधों के बीच जो बड़ी चीज़ें हैं उनमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें रूबल ट्रेड है, उसमें एक ऐतिहासिकता है जिसको कि नकारा नहीं सर, जा मैं आपके पास लौट रहा हूँ। अभी पाकिस्तान से आसिफ अली भट्टी साहब जुड़ गए हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और आसिफ साहब, पहले तो आपका स्वागत। आपका शुक्रिया। एससीओ की बैठक अभी पाकिस्तान में ख़त्म हुई है। हिंदुस्तान ने अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजा। हालांकि वहाँ की हुकूमत और नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि मोदी साहब आते तो बहुत अच्छा होता, दोनों देशों के बीच में रिश्ते बेहतर होने चाहिए। अब ब्रिक्स की बैठक चल रही है कज़ान में, और हिंदुस्तान इस बात पर लगातार आमादा रहा है कि ब्रिक्स की बैठक में, ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ में पाकिस्तान की हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान को मेंबरशिप नहीं दी जानी चाहिए। कारण ये है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार दहशतगर्दी फैलाता रहा है और दुनिया के मंचों पर पाकिस्तान कई तरह की ऐसी गतिविधियों में शामिल दिखता है जो उस फोरम के लिए अच्छा नहीं है। जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। जी, देखिए, ये जो ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस है काजान में जो हो रही है, देखिए इसके अंदर जितने भी कंट्रीज हैं उसमें दो मेजर चीजें हमें समझने की जरूरत है कि ये वेस्ट ईस्ट एशिया और ये तमाम वो ममालिक जो कि एक ही पट्टी में आते हैं वो तमाम इससे जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि एक ऐसे खित्ते में वाक़या है जहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंस है जोग्राफियाई लिहाज से भी, और उसकी जो मिलिट्री माइट है या जोहरी ताकत है जैसे भारत के पास है। लेकिन इस सारी सिनेरियो के अंदर इम्पोर्टेंस डेफिनेटली उन ममालिक की जरूर है जैसे रशिया है, चाइना है या दीगर ममालिक हैं। और इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पे वो उस पर भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, काफी ज्यादा बातचीत हो रही है। और आपने देखा कि सऊदी अरेबिया और दुबई इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहे। ये उसकी फंडामेंटल रीजन ये है कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो लड़ाई हो रही है उसमें वो मीडिएशन का किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर मैं समझूंगा कि मोदी साहब ने चूंकि पाकिस्तान आने का जो एक उनके पास एक अच्छा मौका था, मैं समझता हूं कि वो अगर आते तो डेफिनेटली दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के इम्कानात नहीं बल्कि वाज़े तौर पे रोड मैप बन सकता था। क्योंकि देखिए, नवाज शरीफ जब भी आए हैं इक़्तिदार में या उनके भाई आए हैं इक़्तिदार में, तो ये कोशिशें की गई हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। भट्टी साहब, क्या है ना कि हिंदुस्तान का हाथ जला हुआ है। मोदी साहब अफगानिस्तान से आते समय रुक गए, शेड्यूल नहीं था। वो लाहौर गए, नवाज शरीफ साहब से मिले, उनकी माँ से मिले, शॉल लेकर के आए। जब लौट करके आए तो हमारे यहाँ पठानकोट और उरी हो गया। वाजपेयी जी बस लेकर के गए, हिंदुस्तान के तमाम नामचीन लोगों के साथ गए, और फिर जब लौट करके आए तो करगिल हो गया। तो हिंदुस्तान का जो तजुर्बा है आपके साथ रिश्ते रख के जाने के बाद वो ठीक नहीं है, इसीलिए ये दूरी रहती है। देखिए, ये मामला किसी एक तरफ का नहीं है। देखिए, हम पत्रकार हैं,
हमारा काम है कि हम हकाइक को सामने रखें। हमारे सामने हकाइक वो मौजूद हैं जहां पर दोनों मुल्क एक दूसरे की तरफ बुरी सोच शायद रखते होंगे, लेकिन वो उस सतह पे नहीं है जहां पे सियासी लोग गुफ्तगू करते हैं या जर्नलिस्ट जब मिलते हैं। मैं खुद इंडिया के पहली दफा पाकिस्तान का कोई चैनल जो है उसने इंडियन इलेक्शंस कवर किए थे, एंड आई वाज द वन ऑफ देम, जिसने 2004 में आपके पूरे भारत के देश में जो वाजपेयी और सोनिया जी के दरमियान एक मुकाबला था उसको मैंने कवर किया था। इशू ये है कि इस सारी सूरत हाल में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें हुई, यूनिवर्सिटी के तलबा से मुलाकातें हुई, तो एक अच्छा जेस्चर पाया जाता है दोनों मुल्कों के दरमियान। हमसाये भी हैं और माँ जाए भी हैं, लेकिन इशू ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है ये ताकतवर दोनों तरफ जो ताकत के मंबे हैं, जिनके पास सारी ताकत है, ये वहां से स्टार्ट होता है। आप मुझे बताइए आजकल कश्मीर के जो मुद्दे के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही? क्यों वहां पे एक्सकलेशन नहीं हो रही? बॉर्डर के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन क्यों नहीं हो रही दोनों तरफ से? क्यों बम्बारमेंट नहीं हो रही? क्यों रोजाना हमारे पास खबरें नहीं आती कि फायरिंग के वाकये में इतने अफराद जो है वो जान से चले गए? उसकी रीजन ये है कि दोनों जब अपने अपने मामलात में बिजी हो जाते हैं, दोनों ताकतवर जब अपनी अपनी सियासत में बिजी हो जाते हैं दोनों तरफ, तो फिर उन्हें ये भूल जाता है कि हमारे दुश्मनी भट्टी किसके साहब, साथ है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की खबर तो आपको होती होगी, तब बड़े पत्रकार हैं आप, 2004 से आपने यहाँ कवर किया है। जून से लेकर के और जम्मू कश्मीर हमारे यहाँ जब तक चुनाव नहीं हुए तब तक आतंकवादी वारदात होती रहीं। अभी 2 रोज़ पहले गांदरबल में बेकसूरों को मार दिया गया। इतनी ज़्यादा हैं कि हमने सर्च ऑपरेशन ही चलाया, हमने उसी के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई है। पूरे जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे तो अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। हमारी फोर्सेस लगातार टेररिस्ट को ढूंढ रही हैं। दरअसल अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, हम जर्नलिस्ट के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, आवाम को भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके यहाँ दिक्कत ये है कि एक इंतज़ामिया आपकी जो है वो चुनी हुई सरकारों के ऊपर कब्जा करके बैठती है, उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और उसके चलते वो पूरे मुल्क को कहीं जा करके धंसा देती है और वो गर्त में लेके चली जाती है। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। देखिए ये बात आप कोई गलत नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एज अ जर्नलिस्ट ये जरूर बात कहूंगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला रहा है। पाकिस्तान में 4 मार्शल आ रहे हैं इस वक्त भी। हम अगर देखें तो एक जहनी तौर पर जो ताकतवर हैं वो ये समझते हैं कि वही ताकत में हैं और उन्होंने ही निजाम चलाना है। सियासतदान जो हैं वो अपनी ताकत मनवा नहीं सके अनफॉर्चुनेटली। आप बात जो जिस पैराए में कर रहे हैं मैं उस बात को समझ पा रहा हूँ, लेकिन हम क्यों ना इस बात को एक स्टेप आगे लेके जाएं। ये तमाम मसाइल दोनों तरफ हो सकता है, आपकी तरफ वो मसाइल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये मसला है। उस मसले को ही समझ के आपको याद होगा कि जब हम लोग आगरा समिट में आए थे उस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर एक वर्दी वाला था, इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ था। तो उस मार्शल लॉ के दौरान भी वाजपेयी जी से मुलाकात के लिए भारत आ गए एक वर्दी वाले और उनका इस्तकबाल किया गया। उससे पीछे चले जाएं तो ज़िया उल हक भी बहुत करीबी ताल्लुकात रखते थे भारत के साथ और आना जाना था। मसला हल क्यों नहीं होता है? जब तक कश्मीर का मसला दोनों मुल्कों के दरमियान ये तनाव की कैफियत बनाए हुए है और दोनों मुल्कों के दरमियान एक ताकत की जंग है, तो यार आम आदमी कैसे ठीक कर सकता है उसको? एक आम सियासतदान जो है वो किस तरह स्टेप ले सकता है? उसको अनवाइज कहा जाता है। मैं खुद उन तमाम मीटिंग्स में रहा हूं। आपने कहा कि मुंबई अटैक्स हुए, आपने कहा कि उड़ी का वाकया हुआ, पठानकोट का वाकया हुआ, ये तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स जो पैदा हुए उन तमाम की मालूमात हमारे पास रही हैं। हम उसे जज भी करते रहे हैं, आपकी तरफ से आने वाले डोजियर्स को भी देखते रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि ये दो तरफा चल रहा है मामला। जब भारत पे इल्जाम लगता है, यहाँ कुलभूषण यादव पकड़े जाते हैं, तो उसके बाद एक मामला बिल्कुल डिफरेंट नौइयत अख्तियार कर जाता है। दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात की बेहतरी है, मैं ये समझता हूं, जैसे अभी आपने ब्रिक्स का जिक्र किया, इससे पहले आपने शंघाई ताउन तंजीम का जिक्र किया, ये दोनों इंपॉर्टेंट फोरम्स पे दोनों मुल्क अगर एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करें, पाकिस्तान इसका अगर मेंबर बन जाए, जो ब्रिक्स का जो फोरम है, तो उसमें भारत का ही फायदा है। देखिए दोनों मुल्क जब तक कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, ये बात हमें समझनी चाहिए, जब हमसाये अच्छे नहीं होते हैं या हमसायों पे कोई आरोप लगता है या हमसायों की तरफ से शिकायत आती हैं, तो जब तक आपके मामलात हमसाये से ठीक नहीं होते, आपके हालात घर के ठीक नहीं हो सकते हैं। तो ये दोनों मुल्क जो हैं एक बेहतरीन रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, वो ये है कि अगर आप समझते हैं कि दोनों मुल्क भट्टी साहब, सियासत, दो बातें हैं।
हिंदुस्तान की हुकूमत ने ये बार बार कहा है कि कश्मीर, चूँकि कश्मीर जो रियासत है उस रियासत का विलय हिंदुस्तान के साथ हुआ, वो पूरे जम्मू कश्मीर का हुआ, जो हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया है, सवाल वहाँ आकर के खड़ा होता है, मसला जो है वहाँ खड़ा होता है। मैं जम्मू कश्मीर के हवाले से बोल रहा हूँ। लेकिन आप ये सोचिए कि जिनको हिंदुस्तान ने कहा कि टेररिस्ट हैं, छोड़ दीजिए, यूनाइटेड नेशंस कहता है कि आतंकवादी हैं, और वो आपके यहाँ रहते हैं, जो आतंकवादी दहशतगर्द संगठन हैं उनको वहाँ पनाह मिलती है, तो जाहिर है कि हिंदुस्तान उस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाएगा। यकीन का माहौल तो बनना चाहिए, भरोसे का माहौल तो बनना चाहिए। भरोसे का माहौल बनाने के लिए आप FATF की ग्रे लिस्ट में क्यों रहते हैं? आपको खुद सोचना चाहिए, आप तो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। अब तो बाहर आ चुके हैं, उससे बाहर आ चुके बड़ी हैं। मुश्किल से आते हैं ना, आप फिर चले जाते हैं। तो आप उस मुश्किल से बाहर आने के लिए हिंदुस्तान के भीतर एक अलग तरह का मोर्चा खोल देते हैं, और वो द रेसिस्टेंस फ्रंट करके TRF हो जाता है। वो लश्कर तैयबा का ही विंग जम्मू कश्मीर में काम करता है। लेकिन इस तरीके से फर्जीवाड़े के जरिए, जुगाड़ के जरिए अपनी इमेज को दुनिया भर में ठीक करने की बजाय अगर वहाँ चीज़ें ठीक कर दिया जाए, हिंदुस्तान की तरह तरक्की और बेहतरी के रास्ते पर पाकिस्तान चलने लगे, टकराव की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा ये होता बड़ी नहीं सही है। बात, ये बहुत सही बात है। मैं आपको इस बात का, मैंने पहले भी आपसे कहा, आपके चैनल के जरिए मैं बात कहूंगा कि देखें, पाकिस्तान हो या भारत हो या कोई भी, देखें अभी रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्या हम इसको किस नजर से देखेंगे? क्या अचानक से वहां मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं? कई मुल्क कोशिश कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया कोशिश कर रहा है, दुबई कोशिश कर रहा है, इवन भारत, मोदी सरकार, मोदी साहब ने भी ये बात कही थी लास्ट टाइम जब वो गए थे रशिया और यूक्रेन। उन्होंने आज तो भी ये कही। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, मामलात तब तक नहीं हल होते जब तक उनको सियासी प्लेटफॉर्म पर नहीं लाया जाता है। पाकिस्तान में बदकिस्मती है, मैं उस मीटिंग का खमियाजा भुगत चुका हूं डॉन लीक्स की सूरत में, जिसकी सुर्खी थी कि लीव दिस पैथ और फेस द आइसोलेशन। यानी कि जो हमारे यहाँ एक रेटरिक है जिसकी आप भी जिक्र कर रहे हैं कि हम पैट्रोनाइज करना या उनकी सपोर्ट करना या किसी तरीके से उनको कहीं से जो है वो हलाशेरी देना, ये बंद करें ताकि अमन का रास्ता अख्तियार हो सके और पाकिस्तान आइसोलेशन से बाहर आ सके। ये आसिफ अली भट्टी साहब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मैं आपको जानता हूं, और जो कुछ भी कह रहे हैं बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं, और ये पाकिस्तान के अवाम को नहीं, पाकिस्तान के हुक्मरान को सुनना चाहिए। और भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। समय अब इजाज़त नहीं दे रहा है। और महेश सचदेव साहब, सर आपने विस्तार से बताया मेरे दर्शकों को कि इस फोरम का मतलब क्या है हिंदुस्तान के लिए, ये कितनी बड़ी ताकत है और यहाँ से कितनी गुंजाइश हिंदुस्तान की खातिर बनती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।